ईरान के कई शहरों में इजराइल अमेरिका का हमला हो गया है, हवाई अटैक किया गया है। राजधानी तेहरान में आज सुबह वहां के हिसाब से करीब 8 बजे हमला हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के जो है उनका बयान भी आ गया है कि ईरान को किसी भी तरीके से हम एटॉमिक पावर इक्विप्ड नहीं होने देना चाहते हैं और वो दुनिया के लिए खतरा है। और उन्होंने वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे भी ऐलान कर दिया है कि जाकर आप एकदम सत्ता पर कब्जा जमा लीजिए। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू का भी बयान आया है कि हाँ, हमने ऑफिशियली हमला बोल दिया है और ईरान पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है, कैसे वो ये बता रहे हैं। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी जवाब आया है कि ये युद्ध, ये जो हमला है, ये शुरू जरूर इजराइल अमेरिका ने किया पर खत्म हम करेंगे। उनके जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनको फिलहाल सेफ प्लेस में भेज दिया गया। कुछ लोगों की, कुछ बड़े टॉप लीडर्स की वहां से मरने की खबर भी आ रही है। तो क्या कुछ हुआ है अभी तक, ये नौबत जो लग रहा था कि शांत हो गया है, बातचीत चल रही है, वो अचानक से युद्ध में कैसे तब्दील हो गई, इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। मेरे साथ विनय सुल्तान मौजूद है जो आपको लगातार डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बताते रहते हैं, जानकारी अपनी डायरी में तमाम जानकारी लेके आए। विनय, क्या सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी जो ये हमला हुआ, कल जैसे मेरी आपसे बात हो रही थी, मैंने आपसे पूछा था भाई ईरान में क्या कुछ हमले की गुंजाइश है, क्या चल रहा है, तो आपने कहा कुछ कुछ तैयारियां चल रही हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, पर आज सुबह सुबह खबर आई कि हमला हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 1 तारीख तक का समय दिया था ईरान को कि 1 तारीख तक वो जो है इस मसौदा जो उनका चल रहा था उसके ऊपर फाइनल डिसीजन ले लें। और अभी जो जेनेवा मीटिंग हुई थी इससे पहले, जिसमें अमेरिकन अधिकारी इजराइल की तरफ से एक डेलीगेशन गया हुआ था और ईरानियन डेलीगेशन था, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका की तरफ से ये खबर ब्रेक की गई थी कि पॉजिटिव है। उसके बाद में आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पीस फारसी में लिख के जो है ट्वीट किया था, जो पोर्टस मतलब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, उसके ट्विटर अकाउंट से। तो ये कयास दिखाए जा रहे थे कि हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में सुलह हो जाए और जो है ऐसी स्थिति ना आए। दूसरी बात ये थी कि अमेरिका की तरफ से कल ही जो ईरान के अंदर जो नॉन एसेंशियल जो दूतावास के लोग हैं, मतलब माफ़ कीजिए इजराइल में, कि जो इजराइल में अमेरिकन एम्बेसी है वहाँ पे नॉन एसेंशियल जो लोग हैं उनको एक बाहर निकाला जा रहा था, वहाँ से वापस अमेरिका भेजा जा रहा था, ये खबर चली थी। उसके बाद में इसका खंडन भी आ गया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और सारी चीज़ें सामान्य हैं। तो ये दिया गया कि हम लोग जो हैं कुछ करने वाले नहीं हैं, अभी अगले राउंड की बातचीत का वेट करेंगे और तमाम इस तरीके से ईरान को एक तरीके से भुलावे में रखने की कोशिश की गई थी। और आज जो है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई है सुबह ही, और बार बार इजराइल की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मतलब क्या हुआ? मतलब समय से पहले जो है स्ट्राइक कर देना, वो होता है प्रीएम्प्टिव। ये नौबत कैसे आ गई, क्यों आ गई? दरअसल जो जिन चीज़ों के ऊपर बातचीत चल रही थी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, वो चीज़ें प्रैक्टिकली ईरान के लिए छोड़ना मुश्किल था, क्योंकि इनका ये लगातार कहना था कि ईरान अपना जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो छोड़े, उसके अलावा ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी बंद करे। और अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि इतने सैंक्शन है ईरान के ऊपर, उसके बावजूद जो है एक बड़ा पैसा वो अपने मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम में खर्च करता है। तो ये सैंक्शन हम तभी हटाएंगे जब आप जो है इसके ऊपर खर्च करना बंद करेंगे, अपने ये प्रोग्राम्स बंद करेंगे। किसी भी देश के लिए अपने जो दिफा का, अपने जो डिफेंस का बजट होता है उसको कम करना बहुत चुनौती भरा काम होता है। इससे क्या होता है कि आपकी स्थिति बहुत वनरेबल हो जाती है अपने ओपोनेंट्स के सामने। और ईरान अकेला मिडिल ईस्ट में ऐसी ताकत है जो कि इजराइल के खिलाफ खड़ा हुआ है, लंबे समय से खड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में वो अगर मिसाइल प्रोग्राम भी बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास में भी प्रैक्टिकली, क्योंकि ईरान के पास में ना तो एयरफोर्स है, ना उसका कोई एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, उनके पास में एक ही अपनी सुरक्षा की जो ताकत है वो है मिसाइल। और अगर मिसाइल प्रोग्राम पे ही वो अगर अपना जो है इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे तो उनके लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाती। तो ये डील कहीं पे जा नहीं रही थी। मेरे और मतलब मैं तमाम लोगों से पढ़ भी रहा था, तो ये एनालिसिस सामने आ रहे थे कि एक बार हो सकता है ईरान जो है इसके लिए राजी हो जाए युद्ध टालने के लिए, लेकिन उसके बाद में मतलब वो कंटिन्यू रहेगा, ना तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करेगा ना अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद करेगा। तो अंततः जो है युद्ध तो होना ही था। और इजराइल की तरफ से आज सुबह वहाँ का समय, मतलब सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि अटैक का समय जो होता है वो शाम और रात के आसपास जो अटैक होता है, लेकिन सुबह 8 बजे ही अटैक कर दिया गया। तो ये
अटैक जो है उसने ईरान एक बार बिल्कुल भी रेडी नहीं रहा होगा इस अटैक के लिए। किस तरह का अटैक हुआ? हवाई अटैक हुआ, स्ट्राइक हुई है, कितनी जगहों पे अटैक हुआ? हाँ, हवाई स्ट्राइक हुई है। मतलब शुरुआत में तो पहले मिसाइल स्ट्राइक हुई है, उसके बाद हवाई स्ट्राइक हुई है। दरअसल होता क्या है कि आप जब भी एयर स्ट्राइक करते हैं तो उसके लिए आपको एक एयर कॉरिडोर तैयार करना पड़ता है कि जहाँ पे एयर डिफेंस आपको हिट ना करे। हालांकि ईरान के पास में बहुत कोई मजबूत एयर डिफेंस नहीं है। ईरान के पास में कुछ S-300 जो हमारे पास 400 है उसका पुराना वर्जन है S-300, उसकी कुछ बैटरीज हैं। लेकिन इजराइल के लिए पहले ये तय करना जरूरी था कि वो अपने लिए एक सेफ कॉरिडोर निकाले वहाँ पे एयर हमले करने के लिए, और उन्होंने किया। और उसके बाद में कुछ मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद में पहली वेव जो स्ट्राइक हुई है उसमें सुबह 8 साढ़े 8 बजे जो ईरान का समय है, हमारे यहाँ पे 10 साढ़े 10 बजे के तकरीबन इन लोगों ने तेहरान में हमला किया। सबसे पहले वहाँ की राजधानी। और उसमें सबसे जो चैनल 12 इजराइल का जो चैनल है उसके हिसाब से अगर उसकी खबर को हम सही माने तो सबसे पहले इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। वहाँ के जितने ऑफिशियल्स हैं, IRGC के ऑफिशियल्स हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके घर के ऊपर हमला हुआ, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनके ऑफिस के ऊपर हमला हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस है उसको हिट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसको हिट किया गया, और तमाम बड़े ऑफिशियल्स जो हैं इजराइल की तरफ से बोला जा रहा था कि सारे जो ईरानी रिजीम के जितने भी ऑफिशियल्स हैं सब हमारे टारगेट पे थे, और ये हमला हुआ। किसी के मरने की खबर भी आ रही है अभी फिलहाल IRGC के जो हेड हैं उनके मरने की खबर आ रही है, जिनका नाम है आमिर हातमी, जो नए हेड थे उनके मरने की खबर आ रही है। हालांकि ये इजरायली मीडिया की तरफ से आ रही है, ईरानी मीडिया की तरफ से इसको कंफर्म नहीं किया गया। सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही, मैं देख रहा हूँ। एक खबर चल रही कि ईरान ने बहुत मजबूत वापस जवाब दिया है, 400 मिसाइलें दागी हैं। एक ये भी चल रहा है कि एक इजरायली जेट गिरा दिया है ईरान ने। इस तरह की खबरें भी चल रही हैं। इसको ये कुछ आपके पास इनपुट आ रहा है? जेट गिराने वाला तो अभी मेरे पास में नहीं आया है, मतलब ओपन सोर्स में भी बहुत नहीं चला है। लेकिन ये है कि अगर अपन थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से इसको पूरी चीजें समझ लेते हैं तो 8:30 बजे हमला हुआ मल्टीपल लोकेशन में। तो जैसा कि मैंने बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना, यहाँ पे हमला हुआ, और इजराइल ने इसको नाम दिया था ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुडा। और इसी ऑपरेशन को अमेरिका की तरफ से हो रहा था, उन्होंने नाम दिया था एपिक फ्यूरी। तो जैसे ये 2 ऑपरेशन आपने बता दिए, 2 नाम बता दिए, 2 देश इजराइल और साथ में अमेरिका साथ में कर रहे हैं, 2 नाम है। तो ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या अमेरिका की फोर्स भी इन्वॉल्व है? जैसे जो जहाज लेके जा रहे हैं, क्या अमेरिका के जहाज पायलट भी हैं? अमेरिका की एक मिसाइल है टॉम हॉक मिसाइल, जो कि एयर टू लैंड मिसाइल है, और वो दागी गई हैं बाकायदा। अरेबियन सी से कहा जा रहा है दागी गई हैं, और बाकी उनके ऑपरेशन जो उनके जहाज हैं वो ईरानियन जो एयर स्पेस है उसमें भी घुसे हैं, और बाकायदा हमला हुआ। तो पहले वेव में जो हमला हुआ था वो तेहरान में हमला हुआ था। ज्यादातर तेहरान में जो ऑफिशियल जितने भी दफ्तर थे या उनके जितने भी अधिकारी थे रिजीम के, उनको टारगेट बनाया गया। फिर उसके 1 घंटे के बाद में दूसरी वेव शुरू हुई, और दूसरी वेव में फिर इनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को हिट करना शुरू किया। उसमें IRGC का एक गैरिसन है इस्तेगाल में, उसको किया, फिर कारमानशाह में, फिर इस्तेफान में, फिर उर्मिया में, फिर खोरामाबाद में, कौम में, करज में, और ईरानी जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसके ऑफिस को भी हिट किया गया। बंदर अब्बास जो इनका बड़ा बंदरगाह है उसको हिट किया गया। बुशहर में न्यूक्लियर साइट जो है उसको हिट किया गया। मतलब कई सारी अलग अलग अभी ये चल ही रहा है। अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये 4 दिन लंबा चलने वाला ऑपरेशन है। हम 4 दिन तक ये ऑपरेशन करेंगे, उन्होंने मियाद सेट कर दी है। और लेकिन ईरान का ये कहना है कि अब ये युद्ध जो है वो लंबा चलेगा मतलब, और अगर ये युद्ध लंबा चलता है सौरभ, तो अंततोगत्वा जो है उसमें अमेरिका और इजराइल का नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। कैसे? क्योंकि पिछले 12 दिन की जो वॉर में हमने देखा था कि इजराइल ना तो अपने एक भी ऑपरेशनल जो मतलब उनके गोल उन्होंने सेट किए थे, उन्होंने एक भी ऑपरेशनल गोल जो है वो मीट नहीं हुए थे। ना ये न्यूक्लियर डिकैपिटेट हुए थे, ना इनका मिसाइल प्रोग्राम खत्म हुआ था, ना यहाँ पे रिजीम चेंज हुआ था, ना इनका सुप्रीम लीडर जो है खुमनाई वो मारे गए। अभी जो अटैक हुआ है उसका सबसे बड़ा मकसद माना, जैसे आप कह रहे हैं कि लास्ट टाइम जो इनके मकसद थे वो इनकम्प्लीट रह गए, इस बार के अटैक का मकसद क्या? जैसे डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच मैं सुन रहा था, उसमें समझ में आ रहा है कि वो रेजिम चेंज चाहते हैं, खामेनेई को हटाना चाहते हैं। देखिए, और जो प्रोटेस्टर्स हैं जो उनका पक्ष है उनको सत्ता में लाना चाहते हैं। ईरान के बारे में आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी बहुत बुनियादी तौर पर। पहली चीज तो ईरान को डिफेंडर 7 कहा जाता है, जो वहां पे डिफेंस करके बैठा हुआ है उसके लिए वो जगह हेवन है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड जो है, मतलब सेना जब तक जमीन पर अगर उतारते हैं अमेरिकन सेना, तो वो अमेरिकन सेना वहां पे टिक नहीं पाएगी। क्योंकि अमेरिकन सेना का इतिहास रहा है कि अमेरिकन सेना वैसे दिखने में बहुत माइटी है, लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर जहां होता है, जहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर की स्थिति आती है, तो वहां पर अमेरिकन सेना बहुत बुरी तरीके से पिटती है। और ये वियतनाम में भी हुआ, ये अफगानिस्तान में भी हुआ, हमने देखा पिछले 50 साल की हिस्ट्री में। तो ये स्थिति बनती है।
और ईरान के तो हालात और अलग हैं। दूसरी चीज, ईरान का जो मिलिट्री जो सेटअप है, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो दूसरे देशों से अलग है। वहाँ पे अलग अलग इलाकों में अलग अलग मिलिट्री कमांड है, वो ऑटोनोमसली काम करती हैं। हालांकि एक तारतम्य उनका जुड़ा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक की दूसरे के ऊपर, दूसरे की तीसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंस हो। तो वैसी स्थिति में हर एरिया उनको कॉन्कर करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मतलब जो आप बात बता रहे हो उस हिसाब से जमीन से तो अटैक नहीं हो जो भी पाएगा। अभी भी जो अटैक हुआ है तो वो एयर स्ट्राइक हो सकती है। तो एयर स्ट्राइक पिछले 12 दिन के युद्ध में इजराइल ने बहुत एयर स्ट्राइक की इनके ऊपर, लेकिन उस एयर स्ट्राइक का कुछ नतीजा निकला नहीं। तो इस बार भी ये कितना ऑपरेशनल मतलब जो है गोल्स वो मीट कर पाते हैं, वो अभी देखने वाली बात है। और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन था ईरान की समस्या को हल करना, कि वहां पे रिजीम चेंज कर दी जाए। और इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए, 2 बार प्रयास हुए इस बीच में, 12 दिन के वॉर के बाद में 2 प्रयास हो चुके हैं वहां पे रिजीम चेंज के, लेकिन दोनों सक्सेसफुल नहीं हुए। आज भी मोसाद ने साइऑप्स करने शुरू किए हैं वहां पे। मोसाद ने फारसी में जो है ट्वीट करने शुरू किए कि हमारे ईरानी जो बहन भाई हैं वो अपने रिजीम के खिलाफ उतरे, प्रोटेस्ट करें, हमने आपके लिए एक सिक्योर टेलीग्राम लाइन जो है वो सेट किए, वहाँ पे हमको मैसेज भेजें, हमको वीडियो भेजें, हमको बताएं हम आपकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इसके अलावा जो इजराइल का एक बड़ा पेनिट्रेशन है ईरान के अंदर अपने एसेट्स का और अपने हैंडल्स का, तो उनको इजराइल की तरफ से ये बोला गया कि आप जो है रिजीम के जितने भी ऑफिशियल्स आपको दिख रहे हैं, चाहे IRG के ऑफिशियल्स हों, चाहे वो सरकार के ऑफिशियल्स हों, चाहे क्लेरिक हों, उन पे हमला कीजिए। तो कई जगहों पे जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ, एसेसिनेशन हुआ, ऐसा दावा इजरायली मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ईरान का जो हमला था उसमें पेजेस्कियान जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके घर पे हमला हुआ, लेकिन वो सुरक्षित बच गए हैं। ये ईरानी मीडिया ने अभी सूचना दी है कुछ समय पहले। तो ये हुआ 2 वेव में जो है उनके ऊपर हमला हुआ, कई जगहों पे हमला हुआ ईरान ने। तो ईरान ने वापस क्या किया, तो ये भी समझ ये बिल्कुल ईरान ने क्या वापस जवाब दिया, क्योंकि अभी ईरान सोशल मीडिया दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि 400 मिसाइलें वापस दागी हैं, ईरान सुप्रीम लीडर को सुरक्षित कर लिया है, एक जेट गिरा दिया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। जेट का तो अभी मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन ईरान का हुआ ये है कि ईरान ने वापस एक वेव ऑफ ऑपरेशंस जो है वहाँ पे जारी किए। वो 11 बजे के तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे वहाँ के समय के हिसाब से, हमारे समय के हिसाब से 1 बजे के आसपास। तो 400 मिसाइल एक साथ दागी उन्होंने। इस ऑपरेशन को उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन लायंस रॉर, मतलब सियर की दहाड़। और इसमें हुआ क्या है कि हाइड्रा मिसाइल सबसे ज़्यादा इन्होंने टारगेट की। हाइफा एक जो पोर्ट सिटी है इजराइल का, जहाँ पे मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमारे सैनिकों ने भी फतेह हासिल की थी, तो हाइफा के ऊपर इन्होंने बहुत भयंकर हमले किए हैं। उसके अलावा कई जगहों पे जो इनकी तेल अवीव जो इनकी राजधानी है वो हिट हुई है। और नॉर्दर्न इजराइल में गलीली में गोलान हाइट्स में वहाँ पे लगातार जो है हमले हुए हैं, और वहाँ पे मिसाइल पड़ी हैं इनकी जाके इजराइल की। और इजराइल के सामने पास में ये है कि इजराइल के पास में बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे आयरन डोम है, उनके पास में पेट्रियट सिस्टम है अमेरिका का। उसके बावजूद कई लेयर सुरक्षा के बावजूद 400 मिसाइल अगर एक साथ गिर रही हैं तो ओवरवेल्म हो जाता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम वो ओवरवेल्म हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं गैप्स जो है निकल आएंगे और कई मिसाइलें जाके लगेंगी, तो लगी हैं। और इसके अलावा हिजबुल्लाह और हुती ने भी ये पूरा का पूरा वॉर ज्वाइन कर लिया है। तो हिजबुल्लाह भी जो है वो हमला कर रहा है उधर से। और तीसरी चीज़ है कुवैत में अभी सायरन बज रहे हैं, कुवैत में भी ईरान ने हमला शुरू कर दिया है, जो अमेरिकन एसेट्स हैं कुवैत में। इसके अलावा UAE में अल दरफा जो उनका एयरबेस है अमेरिका का, उसके ऊपर भी हमले हुए हैं। और बीर साबात में हमले हुए हैं। अल उदैद जो कतर में इनका एयरबेस है US का, तो उस पर भी हमले हुए हैं। तो ईरान ने न सिर्फ तरफा जवाब दिया है, न सिर्फ इजराइल पे, बल्कि जहां जहां पे अमेरिकन एसेट्स हैं वहां पे हमले किए हैं। तो ये स्थिति अभी बन रही है। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइऑप्स चल रहे हैं, उसके अलावा साइबर ऑप्स भी चल रहे हैं। ईरानियन मीडिया के ऊपर साइबर अटैक कंटिन्यू हो रहे हैं कि ताकि उनके ब्रॉडकास्ट को जो है खत्म किया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके। तीसरी चीज ये भी हुई है इस बीच में, बहुत स्ट्रेटेजिकली इन लोगों ने टेलीकम्युनिकेशन की लाइंस को हिट किया है, ताकि जो है एक तरीके की स्थिति ये बन जाए कि सेलफोन नेटवर्क ही डाउन हो जाए, तो आपस में कम्युनिकेशन ना हो पाए। बिल्कुल। तो मतलब एक तरीके से एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा था पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, और अब ईरान जो चल रहा था चर्चा कि भाई अफगानिस्तान पाकिस्तान की कोई चर्चा रही, तो वो युद्ध शुरू हो गया। ईरान और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध बहुत समय से टल रहा था वो ऑफिशियली अब शुरू हो गया है। अब आगे लोग जानना चाहेंगे कि ये शुरू हो गया, अब इसके आगे रास्ता क्या है?
किस तरह पड़ेगा इसका अमेरिका भारत पर, बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, अमेरिका और इजराइल की तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को निपटाया जाए और रिजीम चेंज वहां पे करके किसी तरीके से हालात अपने नियंत्रण में ले लिए जाए। ठीक है, वेनेजुएला होने के बाद में अमेरिका को एक अलग तरीके का उत्साह है, तो वो कर सकता है। और दूसरा, ये ऑपरेशन बहुत लंबे समय से प्लान हुआ है कि 12 दिन के वॉर में जो इजराइल की तरफ से कमियां रह गई थी उनको रेक्टिफाई किया गया होगा, उनको उसके बाद में एक पूरी योजना बनी होगी कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना। ईरान की तरफ से भी तैयारी हुई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि 12 दिन के वॉर के बाद में जो टेल डे वॉर था उसके बाद में दोनों पार्टीज को समझ में आ रहा था कि एक और वॉर जो है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो होना है, चाहे बहुत जल्दी ही, मतलब कभी भी। तो उसी तरीके से ये विश्लेषण जैसे हमारी तरफ से होते हैं, तो वैसे उनके भी विश्लेषण ऐसे होंगे कि होगा एक और हमला। तो दोनों तरफ से तैयारियां चल ही रही होंगी। उन्होंने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं उनको बहुत सिक्योर किया होगा पहले के मुकाबले, जो पिछला धमाका हुआ था उसके बाद में। और ईरान की तरफ से भी तैयारियां चल रही थी। तो ये वॉर अगर लंबा खींचेगा तो इस वॉर में एक तो ये है कि जो ईरान के इत्तेहादी हैं, जो ईरान के लाइक हैं, खासतौर पर रशिया और चाइना, उनकी तरफ से भी मदद आने की संभावना बनती है। मदद हो सकता है असैनिक रूप में हो, हथियार भेजा जाए, असले भेजे जाए, है ना। और जो बैक रूम ऑपरेशंस हैं, जैसे साइबर ऑप्स के ऑपरेशंस हैं, जैसे सैटेलाइट का कोऑर्डिनेशन है उनको देना, और ये तमाम सारे तरीके की चीज़ें जो हैं वो अमेरिका, वो चाइना और रशिया की तरफ से मिल सकती हैं। हाँ, होती होंगी ही, मतलब बहुत संभावित हैं, क्योंकि ईरान के लिए ये बहुत जीने और मरने का सवाल है। और रशिया हर तरीके से कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका ने उसके साथ किया गया उसका बदला जो है पूरा कर लिया जाए। हालांकि रशिया खुद एक वॉर में फंसा हुआ है जी, इसीलिए, लेकिन तो डायरेक्टली तो नहीं आएंगे, पर्दे के पीछे से जो हेल्प हो सकती है, लेकिन हाँ, जितनी हेल्प जो रशिया की तरफ से संभव होगी उतनी हेल्प। भारत का अभी तक क्या कोई स्टैंड, कोई आया, कोई बयान आया, कुछ आया? भारत का कोई बयान, मतलब भारत के लिए इजराइल भी बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ईरान भी बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों स्थितियों में अब आप देखिए, आज चाबहार पोर्ट पे भी अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री इजराइल में थे भी, अभी कल ही तक थे, तो चाबहार पोर्ट में भी हमला हुआ है। जिस चाबहार पोर्ट को हम लोग डेवलप कर रहे थे वहां पे भी जाके मिसाइल गिरी है, टॉमहॉक मिसाइल। तो ऐसी स्थिति बनती है, तो भारत के लिए अभी कोई पक्ष लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारत वैसे भी न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है, शांति की अपील करेगा, वो मतलब बहुत स्वाभाविक सा है। हालांकि ये कहा गया आज प्रेसिडेंट ट्रम्प की ब्रीफिंग में कि हम लोगों ने गुरुवार को ही ये फैसला ले लिया था कि हमको हमला करना है। तो अच्छा, इस बीच आप देखो, भारत की तरफ से एक नोटिस भी आया था जिसमें ईरान में जो भी भारतीय नागरिक हैं, वो बहुत सामान्य सा, मतलब मेरे लिए अगर कहें कि बत्ती तब जली जब चाइना ने कहा कि ईरान से अपने नागरिकों को निकालना शुरू किया, तब मेरे को समझ में आ गया कि अब वॉर होने वाला है, इनएविटेबल है। बाकी ये सामान्य सी प्रक्रिया है कि मतलब बोल दिया जाता है। जॉर्डन से बोला गया कि जितने भारतीय सैलानी घूमने गए हैं वो वापस आ जाएं, क्योंकि जॉर्डन भी लाइन ऑफ फायर में है। जॉर्डन अमेरिका का वहाँ सबसे बड़ा इत्तेहादी है, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है, और जॉर्डन के ऊपर भी हमले होंगे ही। तो ऐसी स्थिति में जॉर्डन से भी हम लोगों ने इवैक्यूएशन शुरू कर दिया है। तमाम देश शुरू कर देते हैं अपने नागरिकों को बचाने के लिए, तो ये स्थिति बनती है। बिल्कुल, तो अभी तक जो स्थितियां हैं वो आपको हमने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। बाकी नज़र हमारी बनी रहेगी, ये युद्ध खिंचना है ऐसा लगता है अभी आज ये पहला दिन है, और जैसे इजराइल और अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया ईरान पे, तो ईरान की जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब इसमें क्या और अलाइज जुड़ेंगे, किस दिशा में युद्ध जाएगा, हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएगा आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आप न्यूज़ देखते रहिए, और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, मेरे साथी विनय सुल्तान थे, कैमरे के पीछे मोहित हैं। शुक्रिया।